गौरी का पैर जैसे ही पहले दहकते अंगारे पर पड़ा, भीड़ में से एक दबी हुई चीख निकली। पर गौरी रुकी नहीं। उसके कदम स्थिर थे, उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी और उसका चेहरा अविचल था। उसकी आंखें सीधे उस व्यक्ति पर गड़ी थीं जो पथ के दूसरे छोर पर खड़ा कांप रहा था। राजा विक्रमसेन। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। गौरी जलते हुए मार्ग पर ऐसे चल रही थी मानो वह अंगारे नहीं बल्कि लाल गुलाब की पंखुड़ियां हों। धधकते कोयलों से उठती ताप की लहरें उसके वस्त्रों को सहला रही थीं, पर उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। भीड़ में पहले कानाफूसी शुरू हुई, जो धीरे धीरे आश्चर्य भरे शोर में बदल गई। राजा मन ही मन कांप उठा। यह तो वाकई पवित्र है और मैं पापी हूं। इसका मतलब है कि इसकी पवित्रता की अग्नि मुझे जला देगी। इसने मुझे फंसा दिया। गौरी अब अंतिम 2 कदम दूर थी। वह अंगारों के पथ के बिल्कुल अंत में पहुंच चुकी थी। भीड़ में पूर्ण सन्नाटा था। गौरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर कोयलों की कालिमा लग चुकी थी, और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैंने अपनी परीक्षा पूरी की। अब आप धर्म का पालन कीजिए। मेरा हाथ थामकर राज्य के सामने न्याय की घोषणा कीजिए। राजा ने उस आगे बढ़े हुए हाथ को देखा। उसे लगा जैसे वह हाथ नहीं बल्कि आग की एक धधकती हुई लपट उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जिस राजा की एक दहाड़ से सब कांप जाते थे, वह आज एक निहत्थी स्त्री के सामने भयभीत खड़ा था। उसने 1 कदम पीछे हटाया और चीख पड़ा, नहीं, दूर हटो मुझसे। तुम कोई डायन हो। यह तुम्हारा जादू है। बस यही वह क्षण था। यही गौरी की असली जीत थी। राजा का पीछे हटना और उसका चीखना उसकी हार की सार्वजनिक घोषणा थी। उसने अपनी ही परीक्षा को मानने से इनकार कर दिया था। उसी पल राजगुरु आगे बढ़े और उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, चुप हो जाओ महाराज, आज न्याय हो चुका है। इस स्त्री ने अग्नि को पार करके स्वयं को निर्दोष साबित कर दिया है, लेकिन आपने इसका हाथ थामने से इनकार करके स्वयं को अधर्मी और कायर सिद्ध कर दिया है। जो राजा अपने ही दिए हुए वचन और न्याय का सम्मान नहीं कर सकता, उसे धर्म का रक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही प्रजा का मौन टूट गया। चारों ओर से गौरी माता की जय के नारे लगने लगे। लोगों का डर अब राजा के प्रति घृणा में बदल चुका था। राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, लोहार रामू को कारागार से मुक्त करो और सम्मान सहित यहां लाओ। कुछ ही क्षणों में सैनिक बेड़ियों में जकड़े रामू को लेकर वहां पहुंचे। रामू ने जैसे ही गौरी को सुरक्षित देखा, वह दौड़कर उससे लिपट गया। आज उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पीड़ा के नहीं बल्कि विजय के थे। भीड़ ने गौरी और रामू को अपने कंधों पर उठा लिया। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। राजा विक्रमसेन अपनी ही प्रजा के बीच अकेला, अपमानित और पराजित खड़ा था। मंत्री बुद्धिसेन कब का भीड़ में गायब हो चुका था। राजा के सैनिकों में भी हलचल मच गई। वे भी समझ गए कि अब इस राजा के शासन का अंत निकट है। गौरी और रामू को किसी नायक की तरह पूरे सम्मान के साथ उनके गांव वापस भेजा गया। उस दिन एक साधारण लोहार और उसकी चतुर पत्नी ने साबित कर दिया था कि सत्ता और संपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह सत्य, बुद्धि और साहस के सामने बौनी होती है। राजा विक्रमसेन अपने महल लौट गया, लेकिन वह अब नाम का राजा था। उसकी प्रजा का विश्वास और सम्मान दोनों ही उस अग्नि में जलकर राख हो चुके थे। वह अपने कक्ष में बंद हो गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसे हर परछाई में गौरी का शांत चेहरा और दहकते हुए कोयले दिखाई देते। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर की नफरत और प्रतिशोध की आग अब पहले से भी ज्यादा प्रचंड हो गई थी। वह जानता था कि वह यह लड़ाई खुलेआम नहीं जीत सकता, इसलिए अब वह अंधेरे में छिपकर वार करने की तैयारी करने लगा। मुखिया और बुजुर्गों के जाने के बाद झोपड़ी में एक भारी खामोशी छा गई। रामू का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसने अपना हथौड़ा उठाया और बोला, मैं उस मुखिया से और इन डरपोक गांव वालों से बात करता हूं जिन्होंने तुम्हें देवी कहा। आज वही तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। गौरी ने शांति से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक फौलादी चमक थी। उसने कहा, क्रोध से नहीं रामू, बुद्धि से। यह गांव वाले नहीं बल्कि उनका डर बोल रहा है, और इस डर को राजा विक्रमसेन ने ही पैदा किया है। सोचो, देवताओं का क्रोध इतना चयनात्मक नहीं होता कि वह सिर्फ हमारे राज्य पर बरसे और उसका आरोप मुझ पर लगे। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, यह एक मानवीय षड्यंत्र है। रामू ने हैरानी से पूछा,
षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? गौरी ने अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा। फसलें क्यों सूख रही हैं? क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा, या पानी में कुछ गड़बड़ है। सारा पानी कहां से आता है? पहाड़ों से निकलने वाली मुख्य नहर से। अगर प्रकोप का कोई भौतिक कारण है तो वह वहीं मिलेगा। राजा चाहता है कि हम डर कर गांव छोड़ दें या जनता के हाथों मारे जाएं, लेकिन हम भागेंगे नहीं। हम इस षड्यंत्र की जड़ तक जाएंगे। उसकी आंखों में एक खतरनाक संकल्प था। आज रात जब सारा गांव सो जाएगा, हम यहां से निकलेंगे। हम महल की तरफ नहीं, बल्कि उन पहाड़ों की ओर जाएंगे जहां से वह नहर निकलती है। हमें सबूत खोजना होगा रामू, एक ऐसा सबूत जो राजा के झूठ का पर्दाफाश कर सके। रामू अपनी पत्नी के साहस को देखकर दंग रह गया। उसका क्रोध अब एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। उसने कहा, तुम जहां कहोगी मैं चलूंगा गौरी। अगर मौत भी आएगी तो हम दोनों साथ में उसका सामना करेंगे। उसी आधी रात को, जब पूरा गांव अंधविश्वास और डर की नींद में सोया हुआ था, रामू और गौरी चुपके से अपनी झोपड़ी से निकल पड़े। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए साधारण यात्रियों जैसे कपड़े पहन लिए थे और अपने साथ बस थोड़ा सा खाना और पानी लिया था। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। दिन भर वे घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते और रात को किसी गुफा या घने पेड़ के नीचे शरण लेते। रामू अपनी शारीरिक शक्ति से गौरी की रक्षा करता, तो गौरी अपनी बुद्धि से उन्हें सही मार्ग दिखाती। यात्रा के तीसरे दिन उन्हें दूर से कुछ घुड़सवार आते दिखे। वे राजा के सैनिक थे, जो शायद उन्हीं की तलाश में गश्त कर रहे थे। रामू और गौरी तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। सैनिकों की बातें उनके कानों में पड़ीं। एक सैनिक कह रहा था, पता नहीं वह औरत कहां गायब हो गई। अगर वह हमारे हाथ लग जाती तो राजा हमें बहुत इनाम देते। दूसरा हंसकर बोला, अरे, जनता ही उसे पत्थर मार मार कर मार डालेगी। हमें तो बस यह सुनिश्चित करना है कि वह राज्य से बाहर न भाग पाए। यह सुनकर गौरी का शक यकीन में बदल गया। यह सब राजा का ही किया धरा था। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां से नहर का मुख्य स्रोत निकलता था। वह एक शांत एकांत घाटी थी, जहां आम लोगों का आना जाना नहीं था। वहां का दृश्य देखते ही उनके होश उड़ गए। पानी के स्रोत के पास की मिट्टी काली और चिपचिपी हो रही थी। पानी में एक अजीब सड़ी हुई गंध थी। उन्होंने आसपास छानबीन शुरू कर दी। तभी गौरी की नजर झाड़ियों के पीछे छिपाई गई एक बोरी पर पड़ी। वह बोरी गीली थी और उस पर राजमहल का शाही चिन्ह बना हुआ था। रामू ने जब बोरी को खोला तो उसमें से वही काले चिपचिपे पदार्थ के अवशेष मिले जिसकी गंध पानी में घुली हुई थी। यह एक तरह की जंगली विषैली वनस्पति थी, जिसे अगर लंबे समय तक पानी में मिलाया जाए तो वह धीरे धीरे पानी और मिट्टी दोनों के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है। उन्हें सबूत मिल चुका था। यह एक अकाट्य प्रमाण था कि यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि राजा द्वारा किया गया एक क्रूर और सोचा समझा नरसंहार का प्रयास था। रामू की आंखों में खून उतर आया। मैं इस राजा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। गौरी ने उसे शांत किया, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने कहा, रामू, अब हमारे पास सत्य है, लेकिन इस सत्य को उन लोगों तक कैसे पहुंचाए जो हमें ही अपराधी समझ रहे हैं। अगर हम सीधे गांव लौट गए तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। वे हमें देखते ही मार डालेंगे। वे एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़े थे। उनके हाथ में सत्य का हथियार तो था, पर उस हथियार को चलाने के लिए उनके पास कोई मंच नहीं था। वे दोनों उसी गुफा में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें बाहर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और सतर्क हो गया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा था और वह दर्द से तड़प रहा था। जब वे उसके करीब गए तो उसे पहचान कर चौंक गए। वह मयंक था, वही सुंदर सैनिक जिसे राजा ने गौरी को फंसाने के लिए भेजा था। मयंक ने उन्हें देखकर डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वे उसे मार डालेंगे, लेकिन गौरी उसके पास गई और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। रामू ने उसे सहारा देकर गुफा के अंदर लिटाया। मयंक हैरान था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
क्योंकि हमारे और तुम्हारे राजा में यही फर्क है। वह निर्दोषों को सजा देता है और हम अपने शत्रु को भी घायल अवस्था में नहीं छोड़ सकते। बताओ, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मयंक की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बताया कि जब वह गौरी को फंसाने में असफल रहा और राजा का गुस्सा बढ़ता गया तो उसे डर लगने लगा। राजा ने उसे और उन सैनिकों को जो इस नहर वाले षड्यंत्र के बारे में जानते थे एक एक करके मरवाना शुरू कर दिया था ताकि कोई गवाह न बचे। मयंक अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तभी राजा के दूसरे सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और वह घायल होकर यहां गिर पड़ा। यह सुनकर गौरी के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। उसने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, मयंक, तुमने एक बार पाप किया है। क्या तुम उसका प्रायश्चित करना चाहते हो? क्या तुम सत्य का साथ देकर इस राज्य को एक अत्याचारी राजा से मुक्त कराना चाहते हो? मयंक के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने तुरंत हां में सिर हिला दिया। गौरी को अपना नया हथियार मिल चुका था, एक ऐसा हथियार जो राजमहल के हर राज्य को जानता था, एक जीवित सबूत जो राजा के खिलाफ गवाही दे सकता था। अब उसकी योजना सिर्फ अपनी निर्दोषिता साबित करने की नहीं थी, बल्कि इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की थी। गुफा की खामोशी में 3 जोड़ी आंखें जल रही थीं। रामू की आंखें क्रोध से लाल थीं, मयंक की आंखें पश्चाताप की पीड़ा से लाल थीं और गौरी की आंखें, उसकी आंखों में जलती हुई मशाल की लाली थी जो एक नई सुबह का संकल्प लिए हुए थी। गौरी ने कहा, हमारे पास सबूत है और हमारे पास गवाह है, लेकिन हम सीधे राजधानी नहीं जा सकते। राजा की सेना हमें शहर के फाटक पर ही कुचल देगी। हमें अपनी सेना बनानी होगी। रामू ने हैरानी से पूछा, सेना? हम साधारण लोग सेना कहां से लाएंगे? गौरी की नजर पहाड़ों की दूर श्रृंखला पर पड़ी। उसने कहा, सेना सिर्फ सैनिकों से नहीं बनती रामू, सेना बनती है एक उद्देश्य से, और हमारा उद्देश्य इस राज्य के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसका खेत सूख रहा है और जिसका बच्चा भूखा है। हम राजधानी नहीं, हम राज्य की सीमाओं की ओर जाएंगे, उन सूबेदारों और जागीरदारों के पास जो राजा को कर तो देते हैं पर मन ही मन उसकी क्रूरता से घृणा करते हैं। मयंक ने हामी भरी, आप सही कह रही हैं। दक्षिण के सूबेदार सरदार भैरव सिंह एक स्वाभिमानी और न्यायप्रिय योद्धा हैं। वह राजा विक्रमसेन के पिता के मित्र थे, लेकिन विक्रमसेन के व्यवहार से वह हमेशा दुखी रहे हैं। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वही है। यही उनकी योजना थी। वे सत्य को लेकर सीधे सत्ता के केंद्र पर नहीं, बल्कि सत्ता की परिधि पर आघात करेंगे और वहां से एक तूफान खड़ा करेंगे जो महल की दीवारों को हिला देगा। तीनों ने अपनी यात्रा की दिशा बदल दी। अब वे दक्षिण की ओर जा रहे थे, जहां सरदार भैरव सिंह का गढ़ था। यह क्षेत्र अपनी लड़ाकू जनजातियों और वफादार योद्धाओं के लिए जाना जाता था। 1 हफ्ते की यात्रा के बाद वे भैरव सिंह के किले में पहुंचे। उन्हें डाकुओं का गिरोह समझकर सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन जब मयंक ने अपनी पुरानी शाही पहचान बताई तो उन्हें सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार भैरव सिंह एक विशालकाय व्यक्ति थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और सिर पर बंधी लाल पगड़ी उनके अनुभव और तेज को दर्शाती थी। उनकी आंखें किसी बाज की तरह पैनी थीं। उन्होंने संदेह से उन्हें देखा। मयंक, तुम तो राजा के खास थे, और ये तो वही लोहार और उसकी पत्नी है जिन्हें राज्य में डायन घोषित किया गया है। तुम लोग यहां क्या चाहते हो? यह गौरी के लिए निर्णायक क्षण था। उसने आगे बढ़कर बिना किसी डर के कहा, सरदार, हम यहां शरण नहीं, न्याय मांगने आए हैं। हम उस झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं जिसने इस धरती को बंजर बना दिया है। फिर एक एक करके उन्होंने पूरी कहानी बताई। मयंक ने आंखों में आंसू लिए राजा के षड्यंत्र की गवाही दी। रामू ने राज चिन्ह वाली बोरी और विषैली वनस्पति का सबूत उनके चरणों में रख दिया। जब भैरव सिंह ने सुना कि राजा ने अपनी ही प्रजा को धोखा दिया है और एक झूठा अकाल पैदा किया है, तो उनका शांत चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सिंहासन से उठे और उनकी गर्जना से किला कांप उठा। धिक्कार है ऐसे राजा पर, यह पाप है, यह अधर्म की पराकाष्ठा है। विक्रमसेन ने सिंहासन का ही नहीं बल्कि मानवता का भी अपमान किया है। उन्होंने रामू और गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब संदेह नहीं बल्कि सम्मान था। तुमने जो साहस दिखाया है वह असाधारण है। मैं भैरव सिंह इस अधर्म के युद्ध में सत्य के साथ हूं। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह क्रांति का शंखनाद था।
अगले दिन भैरव सिंह ने अपने सभी योद्धाओं और आसपास के गांवों के मुखियाओं की एक सभा बुलाई। उन्होंने सबूतों को सबके सामने रखा और मयंक ने सार्वजनिक रूप से गवाही दी। जब लोगों ने सच्चाई जानी तो उनके दिलों में दबी हुई पीड़ा और डर अब प्रतिशोध की लाल ज्वाला में बदल गई। उस विशाल सभा के बीच में गौरी आगे बढ़ी। उसने अपनी कमर से अपनी शादी की वही लाल चुनरी निकाली जिसे पहनकर वह रानी बनने का सपना तो नहीं, पर एक सुखी जीवन का सपना देखती थी। आज वह चुनरी एक नए उद्देश्य को पूरा करने जा रही थी। उसने उस लाल चुनरी का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और उसे भैरव सिंह की तलवार की नोक पर बांध दिया। उसने ऊंची और दृढ़ आवाज में कहा, यह लाल रंग मेरे सुहाग का प्रतीक था। राजा ने इसे मेरे अपमान का रंग बनाना चाहा। आज से यह लाल पताका हमारे क्रोध, हमारे बलिदान और हमारे न्याय के संकल्प का प्रतीक होगी। यह हर उस निर्दोष के खून का रंग है जो इस अत्याचारी शासन में बहा है। हम इस लाल झंडे के नीचे तब तक लड़ेंगे जब तक इस राज्य का आसमान फिर से साफ न हो जाए। जय भवानी और सरदार भैरव सिंह की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। हजारों हाथों में तलवारें खींच गईं और हर आंख में एक ही संकल्प था, राजधानी चलो। वह अब सिर्फ एक लोहार की पत्नी नहीं थी, वह क्रांति की नायिका बन चुकी थी। चढ़ते सूरज की लाली अभी दूर थी, पर क्रांति की लाली अब राजधानी की ओर कूच कर चुकी थी और उसके आगे आगे चल रही थी वह लाल पताका जो एक अत्याचारी राजा के अंत की कहानी लिखने वाली थी। राजधानी की ओर बढ़ता हुआ वह काफिला अब सिर्फ एक सेना नहीं था, वह एक चलता फिरता विद्रोह था। जिस जिस गांव और कस्बे से वे गुजरते, वहां की भूखी त्रस्त प्रजा अपने घरों से निकल आती। जब वे सरदार भैरव सिंह की लाल पताका देखते और उसके पीछे चलती हुई गौरी की शांत तेजस्वी मूर्ति को देखते, तो उनके मुरझाए चेहरों पर आशा की एक नई लाली दौड़ जाती। किसान अपनी जंग लगी दरांती और फावड़े लेकर साथ हो लेते, लोहार अपनी अधूरी बनी तलवारें और हथौड़े लेकर जुड़ जाते, और माताएं अपने भूखे बच्चों का वास्ता देकर अपने पतियों को विदा करतीं। यह राजा के खिलाफ युद्ध नहीं रह गया था, यह अन्याय के खिलाफ एक महायज्ञ बन चुका था, और गौरी उस यज्ञ की मुख्य पुरोहित थी। लोग अब उसे गौरी नहीं, अग्निपुत्री या क्रांति माता कहकर पुकारते थे। रामू, जो अब भैरव सिंह की सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति बन चुका था, इस जन सैलाब को व्यवस्थित करता। उसका हथौड़ा अब सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए समाज को एक फौलादी सेना में ढाल रहा था। उधर राजमहल में जब एक कांपते हुए गुप्तचर ने इस विद्रोह की सूचना दी, तो राजा विक्रमसेन ने कहकहा लगाया, हाँ 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 हाँ, एक लोहार की बीवी और किसानों की सेना। भैरव सिंह बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग फिर गया है। वे राजधानी की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही थक कर मर जाएंगे। लेकिन मंत्री बुद्धिसेन की आंखों में वह लापरवाही नहीं थी। उसने कहा, महाराज, आग की एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होती है, और इस विद्रोह की चिंगारी वह औरत है जिसकी बुद्धि को हम पहले भी देख चुके हैं। हमें उन्हें राजधानी के बाहर ही रोकना होगा। राजा ने मदिरा का प्याला होठों से लगाते हुए कहा, रोकना नहीं बुद्धिसेन, कुचलना। मैं चाहता हूं कि जब वे शहर के पास आए तो हम उन पर ऐसा प्रहार करें कि भविष्य में कोई भी किसान राजा के खिलाफ सिर उठाने का सपना भी न देखे। हमारी पूरी सेना को शहर के उत्तरी फाटक पर तैयार करो, हम उन्हें वहीं मौत के घाट उतारेंगे। बुद्धिसेन ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में एक और भी कुटिल योजना थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम उन्हें थोड़ा और पास आने दें। शहर की दीवारों के ठीक नीचे एक संकरी घाटी है। जब उनकी भीड़ उस घाटी में प्रवेश करेगी तो हम ऊपर से उन पर आग के गोले और पत्थर बरसाएंगे। वे चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। यह सुनकर राजा की आंखों में एक पैशाचिक चमक आ गई। अपनी ही प्रजा का सामूहिक नरसंहार का यह विचार उसे बेहद रोमांचक लगा। उसने आदेश दिया, ऐसा ही होगा। उनकी लाल पताका को मैं उनके ही खून से और लाल कर दूंगा। गौरी, रामू और भैरव सिंह जब राजधानी से एक पड़ाव दूर पहुंचे तो उनके गुप्तचरों ने राजा की इस भयानक योजना की सूचना दी। संकरी घाटी एक खुला मौत का फंदा था। भैरव सिंह ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, हम घाटी से नहीं जाएंगे, हम सीधा हमला करेंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन गौरी ने उन्हें रोक दिया। उसकी आंखें दूर राजधानी के क्षितिज को देख रही थीं। उसने कहा,
सरदार, राजा चाहता है कि हम क्रोध में आकर उसकी बिछाई बिसात पर चलें। वह हमारी शक्ति से लड़ना चाहता है, लेकिन हम उसकी शक्ति से नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ेंगे। रामू ने पूछा, राजा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गौरी ने उत्तर दिया, उसका अहंकार और उसका अपनी प्रजा से कटा होना। वह सोचता है कि प्रजा उससे नफरत करती है। वह यह कभी नहीं सोच सकता कि उसकी भूखी प्यासी प्रजा को कोई मदद भी कर सकता है। उसकी योजना सुनकर भैरव सिंह और रामू सन्न रह गए। यह योजना युद्ध के किसी भी नियम में नहीं लिखी थी। यह इतनी साहसी और इतनी अप्रत्याशित थी कि इसके सफल होने की जितनी संभावना थी, उतनी ही इसके भयानक रूप से विफल होने की भी थी। अगले दिन राजधानी के उत्तरी फाटक पर तैनात विक्रमसेन के सैनिकों ने एक अजीब दृश्य देखा। विद्रोही सेना कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह लगभग 100 बैलगाड़ियों का एक विशाल काफिला शहर की ओर बढ़ रहा था, जिस पर कोई हथियार नहीं, बल्कि अनाज की बोरियां, फलों की टोकरियां और पानी के बड़े बड़े मटके लदे थे। काफिले के आगे एक सफेद झंडा लहरा रहा था, जो शांति का प्रतीक था। जब राजा के सेनापति ने उन्हें रोका, तो काफिले का नेतृत्व कर रहा एक व्यक्ति, जो भैरव सिंह का ही एक सैनिक था, आगे आया और झुककर बोला, हम पड़ोसी राज्य अवंती से आए व्यापारी हैं। हमने सुना है कि सोमनगर में अकाल पड़ा है और प्रजा त्रस्त है। हमारे महाराज ने आपकी प्रजा के लिए यह अन्न और जल की सहायता भेजी है। हम इसे शहर के मुख्य अन्न भंडार में पहुंचाना चाहते हैं। सेनापति ने संदेह से उन्हें देखा, लेकिन तभी राजा का संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। राजा को जब यह खबर मिली तो उसका अहंकार जाग उठा। यह उसकी महानता साबित करने का एक मौका था। वह अपनी प्रजा को दिखाना चाहता था कि संकट के समय में दूसरे राज्य भी उसकी मदद कर रहे हैं और वह कितना महान शासक है। उसने आदेश दिया, उन्हें अंदर आने दो। प्रजा को देखने दो कि उनका राजा उनकी कितनी चिंता करता है। सारा अनाज और पानी शाही भंडार में जमा किया जाएगा और कल मैं स्वयं उसे प्रजा में बांटूंगा। शहर के भारी भरकम फाटक खोल दिए गए। अनाज और पानी से लदी बैलगाड़ियां धीरे धीरे शहर के अंदर प्रवेश करने लगीं। सेनापति और सैनिक इस बात से अनजान थे कि हर अनाज की बोरी के नीचे भूसे के ढेर में एक सशस्त्र विद्रोही योद्धा छिपा हुआ था। वे इस बात से अनजान थे कि आखिरी कुछ गाड़ियों में अनाज नहीं, बल्कि रामू के बनाए हुए विशेष हथियार और ज्वलनशील पदार्थ थे। और वे इस बात से भी अनजान थे कि जिस व्यापारी के भेष में जो व्यक्ति इस काफिले का नेतृत्व कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं रामू था। और उसके ठीक पीछे एक साधारण ग्रामीण महिला के वेश में क्रांति की वह लाल ज्वाला चल रही थी, गौरी। उन्होंने राजा के अहंकार के सीने पर पैर रखकर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अब बस अंदर आकर तख्ता पलट करना बाकी था। शाम का सूरज सोमनगर की मीनारों को अपने लाल रंग से नहला रहा था, मानो वह भी आने वाले रक्तपात का संकेत दे रहा हो। बैलगाड़ियों का काफिला शहर के मुख्य चौराहे पर स्थित शाही अन्न भंडार पर पहुंच चुका था। नगरवासी उम्मीद और उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे, यह सोचकर कि कल उन्हें इस अन्न से राहत मिलेगी। शाही सेनापति ने अकड़कर कहा, चलो जल्दी करो, सारा सामान भंडार में उतारो, महाराज की आज्ञा है। रामू, जो काफिले का नेतृत्व कर रहा था, ने सिर झुकाया। उसने अपनी गाड़ी के पहिए के पास रखे अपने भारी हथौड़े को उठाया, जिसे वह एक मामूली औजार के रूप में साथ लाया था। उसने सेनापति की ओर देखकर एक शांत मुस्कान दी और फिर उस हथौड़े को पूरी ताकत से गाड़ी के लोहे के धुर्रे पर दे मारा। टन! एक लोहार के हथौड़े की वह गगनभेदी आवाज, जो कभी गांव की शांति में गूंजती थी, आज राजधानी के दिल में एक क्रांति का बिगुल बनकर गूंजी। यह इशारा था। अगले ही पल जो हो रहा था उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। अनाज की बोरियों के ढेर फट गए और उनके नीचे से भैरव सिंह के सबसे खूंखार योद्धा बिजली की गति से बाहर निकले। उनकी तलवारें जब म्यानों से निकलीं तो सूरज की आखिरी लाल रोशनी में वे मृत्यु की तरह चमकीं। इससे पहले कि शाही सैनिक कुछ समझ पाते, उनकी गर्दनें धड़ से अलग हो चुकी थीं। चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। रामू के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सबसे पहले अन्न भंडार पर कब्जा किया और फिर शहर के विशाल मुख्य फाटक की ओर दौड़ पड़े, ताकि बाहर इंतजार कर रही भैरव सिंह की सेना के लिए रास्ता खोला जा सके। सत्य की ज्वाला गौरी जानती थी
कि यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती। अगर प्रजा का डर गुस्से में न बदला तो यह विद्रोह कुचल दिया जाएगा। वह एक ऊंची बैलगाड़ी पर चढ़ गई। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था और उसकी आवाज उस पूरे कोलाहल को चीरती हुई निकली। सोमनगर के वासियों, भागो मत, अपनी आंखें खोलो और देखो। यह कोई विदेशी सहायता नहीं, यह तुम्हारे ही भाइयों का लाया हुआ न्याय है। देखो इस बोरी को। उसने राजा के षड्यंत्र वाली बोरी को उठाया और उसे फाड़कर उस विषैली वनस्पति को हवा में बिखेर दिया। यह है तुम्हारे अकाल का सच। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, यह तुम्हारे राजा विक्रमसेन का पाप है। उसने नहरों में जहर मिलाकर तुम्हारी धरती को बंजर किया, तुम्हारे बच्चों को भूखा मारा ताकि वह एक निर्दोष स्त्री से अपना बदला ले सके। क्या तुम ऐसे राजा के लिए जियोगे जो तुम्हारी चिताओं पर अपने अहंकार का महल बनाना चाहता है? उसकी आवाज में सच्चाई की आग थी। लोगों के कदम रुक गए। उनके चेहरों का डर अब धीरे धीरे एक भयानक क्रोध में बदल रहा था। उनकी आंखों में वही लाल डोरे तैर गए जो हफ्तों की भूख और अपमान ने पैदा किए थे। उसी क्षण शहर का विशाल फाटक अंदर से खोल दिया गया और भैरव सिंह अपनी सेना के साथ हर हर महादेव का जय घोष करते हुए शहर में दाखिल हुए। उनकी लाल पताका अब राजधानी के आसमान के नीचे शान से लहरा रही थी। यह देखकर प्रजा का बचा खुचा डर भी खत्म हो गया। वे अब मूक दर्शक नहीं थे। उन्होंने घरों से जो मिला उसे उठा लिया। किसी ने लाठी, किसी ने हंसिया, किसी ने जलती हुई मशाल। पूरा शहर अब एक रणक्षेत्र था और हर नागरिक एक सैनिक। महल में जब राजा विक्रमसेन ने यह सुना तो उसके हाथ से मदिरा का लाल प्याला छूटकर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी योजना इतनी बुरी तरह विफल हो सकती है। वह कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, सेना, सेना कहां है? इन विद्रोहियों को कुचल दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी अधिकांश सेना या तो शहर के बाहर घाटी में फंसी थी या विद्रोहियों और प्रजा के हाथों मारी जा चुकी थी। रामू और गौरी के नेतृत्व में एक टुकड़ी तूफान की तरह राजमहल में घुसी। महल के कीमती लाल कालीन महल के ही रक्षकों के खून से और भी लाल हो गए। अंत में वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे। वहां विक्रमसेन अपने भव्य सिंहासन के पीछे छिपा हुआ था। वह अब राजा नहीं, एक डरा हुआ गीदड़ लग रहा था। धूर्त मंत्री बुद्धिसेन उसके पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। रामू ने अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। उठ विक्रमसेन, अपने पापों का सामना कर। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, जो चाहो वो ले लो। गौरी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में घृणा नहीं बल्कि दया थी। उसने कहा, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए विक्रमसेन, हमें बस वह न्याय चाहिए जो तुमने अपनी प्रजा से छीना है। तुम्हारा अंत एक राजा की तरह युद्ध में नहीं होगा, तुम्हारा अंत एक अपराधी की तरह जनता की अदालत में होगा। उसी क्षण भैरव सिंह और सैकड़ों नागरिकों की भीड़ कक्ष में घुस आई। उन्होंने जब अपने राजा को इस दयनीय हालत में देखा तो घृणा से थूक दिया। राजा विक्रमसेन और मंत्री बुद्धिसेन को बंदी बना लिया गया। उनकी शाही पोशाक फाड़ दी गई और उन्हें उन्हीं जंजीरों में जकड़ दिया गया जिनमें कभी रामू को कैद किया गया था। जिस सिंहासन पर बैठकर विक्रमसेन खुद को ईश्वर समझता था, आज वह खाली था। उस पर बाहर से आती हुई मशालों की लाल रोशनी पड़ रही थी, मानो वह सिंहासन भी अपने अत्याचारी स्वामी के पतन पर शर्मिंदा हो। सोमनगर का सबसे अंधकारमय अध्याय समाप्त हो चुका था। क्रांति सफल हुई थी, लेकिन एक अत्याचारी का अंत एक नए युग की शुरुआत भी होती है। अब सवाल यह था कि इस खून से सनी हुई सुबह के बाद सोमनगर का अगला सूरज कौन देखेगा।